उत्साह के साथ मैं वेलकम करता हूं डॉक्टर सतीश आर्य जी का, जिन्होंने 45 साल उच्च शिक्षा में अध्यापन में अपनी सेवाएं दी हैं। इन्होंने साहित्य केवल पढ़ाया नहीं है, पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है। इसके साथ साथ ये अच्छे प्रशासक भी रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं बीएड कॉलेज में, बीएलजेएस कॉलेज तोशाम में। और उसके बाद किस्सा यही नहीं रुका। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी जब स्थापित की गई तो पहले डीन ऑफ एकेडमिक्स सर ने बतौर अपनी सेवाएं दी यूनिवर्सिटी को खड़ा करने में। मैं कहूंगा डॉक्टर सतीश आर्य जी का बहुत बड़ा योगदान है उसके करिकुलम को सेट करने में। इसके साथ साथ आपको जानकर हैरानी होगी कि 15 से ज्यादा पुस्तकें इनके नाम से प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें 2 बुक्स ग्रामर की भी हैं। इन्होंने अनुवाद, ट्रांसलेशन के क्षेत्र में बहुत काम किया है। हाल ही में एक हनुमान चालीसा का अंग्रेजी में अनुवाद निकला, जो कि आप में से कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। इसके साथ साथ इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में साहित्य के जरिए जो साहित्य प्रेमी हैं उनको जोड़ने की कोशिश की, जिसमें एक हाल ही में किताब आई आई एम ग्रेटफुल, जिसमें ग्रेटिट्यूड के जरिए लोगों ने अपनी एनेक्डोट्स शेयर की, जिसका दूसरा भाग अमित डागर जी के साथ अभी जल्दी रिलीज भी होगा। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा कार्यक्रम श्रेष्ठ कविता श्रेष्ठ कविताएं, जिसके मिलियंस व्यूअर्स बने। डॉक्टर सतीश आर्य जी उसके संपादक थे, रमन जी के साथ इन्होंने किया, जिसमें श्रेष्ठ कविताओं का चयन किया गया, जिस पर हम जरूर बात भी करेंगे। और न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी जो लोग हैं, जो साहित्य प्रेमी हैं, उन्होंने श्रेष्ठ कविताएं पढ़ी। तो बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सतीश आर्य आपका, और मैं सौभाग्य समझता हूं आपके साथ इस मंच पर साहित्य के ऊपर बात करते हुए। हमारी ऑडियंस आज नाटक देखने आई है, और उससे पहले मैं चाहूंगा, आपने इतना साल साहित्य का स्वाद चखा है, तो कुछ जायका आप इनको भी चखाइए कि स्टार्ट अगर हम करें तो क्या है साहित्य, क्या उद्देश्य है साहित्य का, डॉक्टर सतीश आर्य। थैंक यू करण। सबसे पहले तो प्रश्न यही उठता है कि साहित्य है क्या। जी, देखा जाए तो साहित्य बॉडी ऑफ वर्ड्स है, रिटन वर्ड्स जो लिखी हुई हैं वो साहित्य की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यहाँ बात रुकती नहीं है। साहित्य में सिर्फ वर्ड्स नहीं है, शब्द नहीं है, शब्दों को आर्टफुल्ली अरेंज कैसे किया गया है, उसके जरिए आप क्रिएटिव ढंग से और इमेजिनेटिव ढंग से अपनी बात को कैसे रख पाते हैं, जो थीम्स हैं आपके पास और जिन कैरेक्टर्स के जरिए आप अपनी बात कहना चाहते हैं। तो साहित्य में इमेजिनेशन का, कल्पना शक्ति का और क्रिएटिविटी का, रचनात्मकता का बहुत रोल होता है। अगर वो नहीं है तो फिर साहित्य तो कंप्यूटर लिटरेचर भी हो सकता है, मेडिकल लिटरेचर भी होता बिल्कुल। है। ये बॉटल पर जो इन्होंने डिटेल्स लिखी हैं वो इस बॉटल का लिटरेचर है। ये भी लिटरेचर है जी, मगर आज हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। आज हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं कि क्रिएटिविटी में इमेजिनेशन का होना बहुत जरूरी है। इमेजिनेशन का होना जरूरी है, और इमेजिनेशन के साथ में हाउ डू यू प्रेजेंट योर आइडियाज, यानी कि जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, जो जिस ढंग से आप स्ट्रक्चर करते हैं अपने आइडियाज को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी शायर ने कहा है, सर, लफ्जों का केवल कागज पर उतरना काफी नहीं, दिल में उतर जाएं तो बात बनती है। ये तो है ही है बात। कहते हैं गालिब का है अंदाजी बयां, और क्यों कहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि अंदाजी कुछ उसका अलग था। तो बात ये है कि अरेंज कैसे करना है, आर्टफुल्ली कैसे अरेंज करना है। लेकिन सिर्फ आर्टफुल्ली अरेंज करने से बात नहीं बनती है। आपके पास कहने के लिए क्या है, सब्सटेंस क्या है, उसके अंदर ह्यूमन एक्सपीरियंस, उसके अंदर ऑब्जर्वेशंस, उसके अंदर कहना चाहिए कि आपके जो
जो आपने ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंस किया है, और उसके जरिए जो आपके दिमाग में रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेज आए हैं, उन रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस को आप किस ढंग से इमेजिनेटिवली, क्रिएटिवली अरेंज कर पाते हैं शब्दों के जरिए, उसकी माला कैसे पिरो पाते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत खूबसूरती के साथ सर ने ये ख्याल रखा कि आइडियाज जो डेवलप होते हैं हमारे अंदर, उसको किस प्रकार से हम कहें तो पिरोते हैं, पिरोते हैं। और वो पिरोने के बाद जो माला की खूबसूरती निकलती है, उसे शायद हमें किताब भी कह सकते हैं। वो पूछते हैं गालिब कौन है। जी। अब कौन बतलाए कि क्या एक शेर है उसका कि गालिब से पूछा गया कि आप कौन हैं, हाँ। पता नहीं था उसको जिसने पूछा। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, अब बतलाएं उनको क्या कि कुछ ऐसा शेर है जी। वो कि मतलब ये कहने का कि अंदाज क्या है आपका बात करने का, आप अपनी बात को किस ढंग से प्रेजेंट कर पाते हैं, सारी बात इसकी है। बिल्कुल सर। श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविताएं बहुत ही चर्चित कार्यक्रम रहा, बहुत ही कला प्रेमियों को उसमें कविताएं पढ़ने का मौका मिला। मैं वैसे भी आपसे जब भी बात करता हूं तो हम ये देखते हैं आप श्रेष्ठ कविताएं की बात करते हैं, क्लासिक पोएम्स और क्लासिक लिटरेचर की बात करते हैं। उसमें क्लासिक लिटरेचर को जो इतना तवज्जो हम देते हैं, ऑब्वियसली दे आर क्लासिक्स, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है आज के युग में, कैसे उसकी इम्पोर्टेंस अभी है कि नहीं। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सिलेबस में से शेक्सपियर को गायब किया जा रहा गायब है। करती है। तो क्लासिक्स का क्या रोल रहेगा आगे आने वाले दिनों में, और आपने जो ज्यादा स्टडी किया है क्लासिक्स का किया है, क्या समझते हैं क्लासिक लिटरेचर के बारे में जो हम ऑडियंस को बता सकें। सबसे पहले तो क्लासिक को परिभाषित करना जरूरी है कि क्लासिक होता क्या है। क्लासिक ह्यूमन विजडम का अक्यूमुलेशन है। जी। इट इज द जिस्ट ऑफ ह्यूमन विजडम एंड एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशंस, एक बात। दूसरी बात ये कि क्लासिक वही बन सकता है जिसने टाइम का टेस्ट पास कर लिया है, बिल्कुल, बहुत सही बात। जो कालातीत है, जिसके ऊपर समय का असर नहीं पड़ता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है, एक कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज लिखी गई है 200 साल या 500 साल या 1000 साल बाद वो कैसे रेलेवेंट रहेगा। तो क्लासिक का अर्थ ही ये है कि वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से वो उसको री इंटरप्रेट किया जा सकता है। जी। आज हम द्रौपदी को री इंटरप्रेट कर सकते हैं, उस समय द्रौपदी ने महाभारत में उसका क्या रोल था, सीता का क्या रोल था। आज के जमाने में हम देखते हैं कि द्रौपदी के ऊपर बहुत काम हो रहा है। क्यों काम हो रहा है? क्योंकि अब उसको एक बड़े असर्टिव और इंडिपेंडेंट औरत के रूप में दिखाया जा रहा है। जी। कभी ऐसा नहीं था, 5 पतियों से जिसकी शादी हुई वो कैसे असर्टिव थी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से फेमिनिज्म के जमाने में द्रौपदी का रोल बदल गया। तो वो तो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है। कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है, री इंटरप्रिटेशन होती हैं चीजों की। जी। लेकिन कुछ चीजें शाश्वत होती हैं, यूनिवर्सैलिटी होती है। उस यूनिवर्सलिटी की वजह से वो टाइमलेस हो जाती हैं। यूनिवर्सल का मतलब है कि जो ह्यूमन इमोशंस होती हैं हमारी, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा रहेंगी। जैसे मान लीजिए प्रेम, प्रेम की उदात्त भावना हमेशा रहेगी। बिल्कुल। जेलसी, जी। लस्ट, ग्रीड, एम्बिशन, गुस्सा, लालच, ये ऐसी भावनाएं हैं जो एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे से तीसरे रूप में हम किसी न किसी फॉर्म में देखेंगे। तो जब ये चीजें हम देखते हैं तो क्लासिक्स में ये सारी चीजें मिलती हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो शेक्सपियर के अगर हम देखें तो जो जो आपने पॉइंट बोले, ग्रीड, लस्ट, यस हमें आज के जमाने में हम देखते हैं कि बोल दिया जाता है कि लालच बुरी बला है, यस मगर बिना लालच के इमेजिन करना इस वर्ल्ड को बड़ा मुश्किल है। हम एम्बिशन की बात तो करते हैं, क्या बिना लालच के हम एम्बिशन सेट कर सकते हैं? शेक्सपियर के टाइम में भी लालच था, था। आज भी है, आगे भी रहेगा, जी। खत्म नहीं हो सकता। सो- इसी ढंग से प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल। इसी ढंग से जो कहना चाहिए एम्बिशन है, जी। ये सारी सस्टेन करती हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस को। तो ह्यूमन एक्सपीरियंस में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सल होती हैं, जो बदलती नहीं हैं। उनके रूप बदल सकते हैं, स्वरूप बदल जाएगा,
उसका कॉन्टेक्स्ट भी बदल जाएगा, जी लेकिन बेसिक जो चीजें हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी। तो उन चीजों को अगर कोई किताब या कोई पुस्तक, चाहे वो नाटक की शेप में है, चाहे नॉवल की शेप में है, कविता, कहानी, किसी भी शेप में हो सकती है। इवन ओरल लिटरेचर हो सकता है, ओरल जिसको लिटरेचर भी हो सकता है। फोक लिटरेचर बिल्कुल, कहते हैं। हीर रांझा को आज भी याद करते हैं। हीर रांझा इज ए क्लासिक। इट्स अ क्लासिक। क्यों क्लासिक है? क्योंकि इटर्नल इमोशन ऑफ लव उसके अंदर प्रिवेल करती है। सो इट इज रियली इम्पोर्टेंट कि हम क्लासिक्स को दोबारा गो थ्रू करें, करते आ रहे हैं। बहुत सारी पीएचडीज भी लिखी गई हैं, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट निकाले गए हैं, जैसे कि आपने उदाहरण दिया द्रौपदी का कि आज के युग में उसको कैसे एक असर्टिव लेडी के तौर पर देखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। सो बहुत जरूरी है। मैं हमारी जो ऑडियंस है उनको ये भी बताना चाहूंगा कि बड़ा मुश्किल है इस संसार को अगर हम साहित्य को हटा दें। कैन वी इमेजिन अ वर्ल्ड कि अगर हम विदाउट तरीके को समझने में हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है, और शायद इसका रोल भी यही है। इससे पहले कि आपके प्रश्न का मैं जवाब दूं, जी एक बात और मेरे दिमाग में आती है जो मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे, जी कि लिटरेचर पढ़ने का मकसद क्या है? व्हाई शुड वी रीड लिटरेचर? जी तो क्लासिकली हम दो चीजें कहते हैं लिटरेचर के बारे में। पहली बात है एंटरटेनमेंट। जब आप पढ़ते हैं, कहानियां, किस्से, कविता, नाटक देखते हैं, तो उसके जरिए एंटरटेनमेंट होता है, मनोरंजन होता है। लेकिन प्योर मनोरंजन अगर रहेगा तो वो मैं समझता हूँ नाकाफी है, बिल्कुल। वो शैलो है। क्या हम आत्मबोध भी करते हैं? आत्मबोध होता है। बिल्कुल। अगर अच्छा लिटरेचर आप पढ़ रहे हैं जी तो उसके जरिए एंटरटेनमेंट ही नहीं होता है, साथ में एजुकेशन भी होती है। एब्सोल्युटली। ये दोनों चीजें, ये ट्विन रोल्स हैं लिटरेचर के। सबसे पहले एंटरटेनमेंट, लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट होगा तो वो बात बनेगी नहीं। जी अच्छे लिटरेचर की एक खूबी और होती है कि इलस्ट्रेशन के जरिए आपको वो एजुकेट भी करता है। और क्या एजुकेशन देता है? फाइनर ह्यूमन वैल्यूज, अच्छे इंसान कैसे बने। ये एक तरह से एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी होता है, सोशल एक्सपीरियंस होता है, यानी कि समाज में हम कैसे जिए। जी दूसरा उसके साथ में ये है कि हम खुद बेहतर कैसे बने। और जो फाइनर इंस्टिंक्ट्स हैं हमारी, वो तब निकल के आती हैं जब हम कुछ अच्छा पढ़ते हैं, कुछ अच्छा देखते हैं, नाटक के जरिए, कविता के जरिए, उपन्यास के जरिए, कहानियों के जरिए, कितनी सारी चीजें। सो आपका कौन सा जॉनर फेवरेट है? हम फिक्शन पढ़ते हैं, नॉन फिक्शन पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, ड्रामा पढ़ते हैं, तो पर्सनल तौर पर क्या पसंद ज्यादा करते हैं? मेरे इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं, बहुत क्योंकि बढ़िया। मैंने बहुत साल, लगभग 45 ईयर्स तो मैंने पढ़ा और पढ़ा। पढ़ाया है। उससे पहले भी स्कूल कॉलेज में भी बहुत कुछ पढ़ा है। तो कभी मेरा इंटरेस्ट ड्रामा की तरफ गया, कभी नॉवल की तरफ, पोइट्री बहुत पढ़ी, शॉर्ट स्टोरीज भी बहुत पढ़ी। तो ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि क्या फेवरेट है। एक एक जो आपका कभी परेशान हो तो आप क्या उठाना पसंद करते हैं? कोई भी किताब में, मगर कोई एक जॉनर जो आपके सबसे करीब। नॉवल मैं पसंद करता हूँ, नॉवेल पसंद करते नॉवल और ड्रामा। हैं? ओके। और इसका मतलब ये नहीं पोइट्री नहीं, पोइट्री नहीं, भी बिल्कुल पढ़ता बिल्कुल। हूँ। मैं आपकी बस हम आपके कुछ सीक्रेट जानना चाह रहे थे। बहुत लंबा समय हम जी, जब भी डॉक्टर आर्य से मिलते हैं तो एक किताब डेस्क पर होती है, एक लिखने की कतार में होती है, एक वो रेकमेंड कर रहे होते हैं। सो किताबों से घिरे रहते हैं। मैं एक बात और पूछना चाह रहा था कि आजकल का लिटरेचर जो आप देख रहे हैं, जो लिखा जा रहा है, कहाँ आपको वो, अगर आप क्लासिक से कंपेयर करते हैं तो क्या चीज आपको अभी कमी लग रही है, और क्या ऐसा था जो जिस चीज को, क्लासिक्स को उन्होंने क्लासिक्स बनाया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आजकल जमाना है 2 मिनट मैगी का। बिल्कुल। तो इंस्टेंट लिटरेचर, और खासतौर से जब एआई का जमाना आ गया है, जी तो आपने लव लेटर भी लिखना है तो एआई को कह दो, वो लिख के दे देगा आपको, और आप आगे बिल्कुल। उसको कर, और जवाब भी उसी ढंग से आ जाएगा एआई के थ्रू। एआई के थ्रू ही आ जाएगा।
बट तो शायद उसमें प्यार नहीं बहता है, क्योंकि वो महसूस नहीं होता। मेरे को ना सर जावेद अख्तर ने अभी उनसे एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि एआई सबकी जॉब्स ले रहा है, तो जावेद अख्तर साहब आपको क्या लगता है, क्या आप भी इनसिक्योर महसूस करते हैं? तो उन्होंने बोला देखो पहले तो मेरी उम्र बहुत हो गई है, तो मेरा तो एआई क्या ही बिगाड़ेगा, मैंने तो जो जीना है वो जी लिया। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि एआई शायद हमें रिप्लेस ना कर पाए, क्योंकि एआई ने ब्रेकअप नहीं सहा है, ब्रेकअप का दर्द नहीं सहा है, एआई ने कुछ रातें ऐसी नहीं गुजारी हैं जब वो सोई ना हो, इंटेंसिटी ऑफ लव भी नहीं एक्सपीरियंस। इंटेंसिटी ऑफ लव नहीं फील किया है, तो शायद एआई वो नहीं निकाल पाएगा जो एक शायर जो दर्द महसूस करके निकाल सकता है। पर देखिए, हाँ, आजकल के लिटरेचर की हम जो बात कर रहे थे कि अगर हम कंपेयर करें क्लासिक से, क्या मिसिंग लगता है आपको? एक बार क्लासिक्स को अगर हम छोड़ देते हैं, जी सीरियस लिटरेचर और आज जो लिटरेचर जी लिखा जा रहा है जी इसकी बात करें, तो एक डेफिनेट चेंज तो आया है। पहले जो लिटरेचर लिखा जाता था वो एक्सटर्नल रियलिटी की बात ज़्यादा करता था। मान लिया हम डिकेंस की बात करें या हम जेन ऑस्टिन की बात करें। मॉडर्न लिटरेचर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजिकल इशू ज़्यादा हो गए हैं। ट्रू। मॉडर्न एज जो है वो बहुत ज़्यादा टर्मोइल में है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी इश्यूज हैं, तो उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ गई है उसकी। लेकिन उसके साथ में जो मुझे लगता है एज स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर कि किसी भी हालत में जो एंटरटेनमेंट का पार्ट था वो कम हो गया है। ओके, तो वो क्या उसमें ज़्यादा स्टोरी एलिमेंट की कमी है या फिर? नहीं, एनालिसिस बहुत बढ़ गया है। एनालिसिस बढ़ गया है और फ्रैक्चर्ड नरेटिव है। जैसे एक कहानी हम पढ़ते हैं, बिगनिंग है, मिडल है, एंड है, उसके बजाय नरेटिव को फ्रैक्चर कर देते हैं। जैसे फ्लैशबैक इसमें फिल्मों में भी अब देखते हैं क्या कि ये कहना ठीक, यस फॉर्मेट की बिल्कुल बात है कि फ्लैशबैक आ गया और चला ये गया। आ गया क्या आप ये भी समझते हैं कि थियोरी को डायरेक्ट प्रीच किया जा रहा है थ्रू यस टेक्स्ट, यस, या ये सही रहेगा कहना? ये भी काफी हद तक ठीक बात है कि आपने एक फेमिनिस्ट नॉवल लिखना है तो फेमिनिस्ट थियरी के हिसाब से लिखेंगे। जी आपने कोई रिवोल्यूशन आप समझते हैं कि यू कैन ब्रिंग अबाउट ए रिवोल्यूशन, तो आप उसके हिसाब से एक नॉवल लिखने की कोशिश करेंगे। तो जब आप एक वो लेके चलते हैं एजेंडा, तो कई बार जो आर्टिफिशियलिटी का एलिमेंट बढ़ जाता है, और आजकल के लेखक बहुत दबाव में हैं इसके, दबाव जो में। प्रोपेगेंडा सेट किए जाते हैं किताबों के, इनफैक्ट नाटक लिखने के या फिल्में बनाने के, तो वो उस प्रोपेगेंडा के अकॉर्डिंग ही अपना काम करते हैं और वहां पर क्रिएटिविटी बहुत हैम्पर होती है। आज एक चीज और बढ़ गई है, जी इकोनॉमिक्स ऑफ लिटरेचर। जी, इसका तो बहुत बड़ा दबाव हमेशा से रहा है। अब अ, ज्यादा बढ़ गया है। अब बिल्कुल। आपने किताबें बेचनी भी हैं, उसके लिए आप एजेंट नियुक्त करते हैं। एजेंट आपके किताब को जो है प्रोपेगेट करते हैं, उसका प्रोपेगेंडा अब वो करते हैं। मंटो वाला एटीट्यूड तो तो नहीं है वो ना, नहीं है ना, कि अगर गंदा है तो गंदा हटा दो समाज से, तो मैं लिखना छोड़ मैं दूंगा, लिखना छोड़। वो नहीं हो सकता। तो अगर तो किताब छापनी है तो थोड़ा सा उसको जो ऑडियंस के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लिखने का दबाव रहता है, क्या आप ऐसा यस, महसूस करते हैं? इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स एंगल ऑफ बढ़ गया, बिजनेस का एंगल बढ़ गया। जी लेकिन सारी चीजों के बावजूद मैं ये कहता हूँ कि खूबसूरत राइटिंग जारी है, जारी रहेगी, जारी रहे, ये कभी बहुत खत्म बहुत नहीं होगी। अब मैं बिल्कुल। एक शेर आपको सुनाना चाहता हूँ, मुझे जरूर अचानक ध्यान जरूर, आया। इरशाद। बहुत खूबसूरत शेर अचानक ध्यान आ गया मुझे। दो आगे, एक तो बिल्कुल छोटा है, जरूर जरूर, इरशाद। बहुत मशहूर शेर है वैसे, कि नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, वाह, नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, एक पंखड़ी गुलाब की सी है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। नौजवान साथी बहुत लाइक किया है इसको। आज रात को एआई की जगह यही कॉपी और पेस्ट हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। और एक शेर और जो मुझे अचानक याद आया, जो शेर मुझे मेरे प्रोफेसर ने जी 1971 में सुनाया था। बीएफएस का स्टूडेंट था मैं, जी और मैं जवान था तो जवान दिल भी था।
बिल्कुल तो दिल था तो वो फिर ऐसी चीजें याद भी रह जाती हैं। सर, आप जिंदा दिल हैं और जरूर हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि जवानी में आप और रहे हों। बिल्कुल। शेर है, जरा उनकी शोखी तो देखना, वाह। जरा उनकी उनकी शौकी तो शोखी तो देखना, जरा उनकी शोखी तो देखना। एक बार फिर कह दीजिए बाबा, कोई हर्ज नहीं। क्या बात है। लिए जुल्फे खम कदा हाथ में, क्या बात है। मुड़ी हुई जुल्फ को हाथ में लेके जी मेरे पास आके, मेरे पीछे आके, लिए जुल्फे खम खम जुल्फ को मोड़ के सांप जी की तरह बना के, लिए जुल्फे खम कदा हाथ में, मेरे पास आके, मेरे पीछे आके, मुझे सांप कह के डरा। अरे क्या बात है, मेरे पीछे आकर मुझे सांप कहकर डराती है। बहुत शानदार। तो ये जो अंदाजे बयां है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सिर्फ अंदाजे बयां, जैसे मैंने कहा, काम नहीं देगा, सब्सटेंस भी होना चाहिए। सब्सटेंस, आइडियाज। अगर सब्सटेंस नहीं है आपके पास, एक्सपीरियंस नहीं है, ऑब्जर्वेशन नहीं है, सो ये मैसेज आप आजकल के राइटर्स को क्या देना चाहेंगे इसके थ्रू कि जो वो लिख रहे हैं आजकल, और बहुत जल्दी में है सब लोग, मैं देख रहा हूँ जो मॉडर्न राइटर्स हैं आजकल, वो बहुत जल्दी में अपनी बुक प्रकाशित करने की कि मैं राइटर बन जाऊं, और राइटर तभी बनूंगा जब मेरी किताब आ जाएगी। तो क्या मैसेज रहेगा आपको आजकल के जो राइटर्स लिख रहे हैं? देखिए, ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट दो चीजें होती हैं। राइट। इंडिविजुअल टैलेंट तो जो आपके अंदर है, लेकिन जब माइक तक थोड़ा सा आप अगर आप। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जी। ट्रेडिशन को आप इनकलकेट नहीं करेंगे, तब तक वो इंडिविजुअल टैलेंट जो है वो फ्यूटाइल हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो पिछला भी पढ़ना जरूरी है, और उसको एब्जॉर्ब करके, इंटरनलाइज करके, उसको अपने शब्दों में या अपने उसको कंटिन्यूएशन में, एक ट्रेडिशन को कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यू करने के लिए आपकी जो इंडिविजुअल टैलेंट है वो आपकी मदद करे। बिल्कुल बेहतरीन सजेशन कि पढ़ना बहुत जरूरी है। वो बिना ट्रेडिशन जो है, बिना पढ़े काम नहीं बनेगा, बिना पढ़े काम नहीं पड़ेगा। लगातार अच्छा लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा आपको। जी जी बिल्कुल। इसके बाद सर, समय की पाबंदी है तो हम जल्दी से इस बात को खत्म करते हैं। मैं हमारी ऑडियंस के लिए आपसे कुछ रिकमेंडेशंस चाहूंगा कि कुछ किताबें अगर आप उनको रेकमेंड करना चाहें कि वो जो आपके जीवन को छुई और वो जरूर पढ़ें। चाहते हैं आप एक रिकमेंडेशन लिस्ट फ्रॉम डॉक्टर आर्या? देखिए, मुझे शेक्सपियर बहुत पसंद है, और शेक्सपियर के दो प्लेस विशेष तौर से, एक तो मकबेथ, जी जिसमें ग्रीड और एम्बिशन जी बहुत जबरदस्त है, जी और किस प्रकार से ग्रीड और एम्बिशन अल्टीमेटली दे लीड टू ट्रेजेडी, तो मेरी पर्सनल पसंद है। जी। एक शेक्सपियर का दूसरा प्ले है ओथेलो, अच्छा। जिसके अंदर प्योर इविल को डिपिक्ट करता है यागो के जरिए वो, बिल्कुल। और एक बुजुर्ग आदमी जो एक यंग लड़की से प्रेम करता है, उससे शादी करता है, कैसे उसमें इनसिक्योरिटी और इंफीरियोरिटी पैदा होती है, और कैसे अल्टीमेटली किल्स द ब्यूटीफुल एंड वेरी लविंग वाइफ। उसको मैं जब भी पढ़ता हूँ, और मैं कई बार पढ़ चुका जी हूँ और बिल्कुल, पढ़ता रहता हूँ, बहुत बार पढ़ा है। मुझे बार बार वो मुझे लगता है कि शेक्सपियर ने ह्यूमन एक्सपीरियंस के एसेंस को कैप्चर किया है। तीसरी। और इसके बाद जूड द ऑब्सक्योर बाय टॉमस हार्डी, पहले मैं जी इंग्लिश की दो तीन जी जूड द ऑब्सक्योर एक ऐसे आदमी की कहानी है जो बिल्कुल गरीब तबके से उठता है, उसके पेरेंट्स भी नहीं हैं, और एम्बिशन बहुत हाई है, यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, पढ़ूंगा, कुछ बनूंगा, लेकिन जो सोशल स्ट्रक्चर है, जिसमें क्लास भी है, जिसके अंदर रिच और पुअर जो है कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, तो उस थीम को लेकर, और साथ में मजेदार बात यह है कि 200 लगभग 150-200 साल पुराना ये नॉवल है, उसके अंदर लिव इन रिलेशंस की वो बात करता है। बेसिक क्वेश्चन उठाता है कि प्रेम इंपॉर्टेंट है या शादी इंपॉर्टेंट है, और वो जो कॉन्फ्लिक्ट है कि एक आदमी, सीधा साधा आदमी, वो किस प्रकार से इस जंजाल में फंस जाता है, सोशल प्रेशर्स, सोशल फोर्सेस, और दूसरी तरफ जो उसके इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं,
उनको वो रिजॉल्व कर नहीं पाता है एंड अल्टीमेटली सो जूड द ऑब्सक्योर आप जरूर ऑब्सक्योर। पढ़ें। जी एक नॉवल मुझे आर के नारायण का द गाइड बहुत पसंद है, आपने पढ़ा जी भी होगा बिल्कुल बहुत। पढ़ा होगा, कोर्स में भी बीए में आता है और काफी लोगों ने पढ़ा होगा। जी बिल्कुल सर। उसमें भी वही प्रेम की जो इनसिक्योरिटीज हैं, जो और जो इसका रोजी का कैरेक्टर अगर आप देखते हैं तो रोजी को के कैरेक्टर को मैं अलग ढंग से इंटरप्रेट कर पाता हूँ कि शी वॉज ए वेरी असर्टिव वुमन हु फॉट फॉर हर इंडिपेंडेंस। इमोशनल भी थी, प्रेम भी बहुत करती थी, लेकिन असर्शन बहुत जबरदस्त थी, इंडिपेंडेंस ऑफ विल, अपनी आइडेंटिटी को वो रिकॉग्नाइज करती। तो मेरे ख्याल से मुझे वो बहुत पसंद है। इसके अलावा और बहुत सारे नॉवेल्स हो सकते हैं, बहुत बड़ी वो हैं। और हिंदी की अगर हम बात करें तो जो मेरा फेवरेट नॉवल है वो है प्रेमचंद का गोदान। बिल्कुल। और उसकी जितनी भी कहानियां हैं, और मैं चाहूंगा कि यंग जो हमारे ऑडियंस के मेंबर्स हैं, दे विजिट प्रेमचंद अगेन एंड अगेन टू अंडरस्टैंड द कंट्राडिक्शंस ऑफ द इंडियन सोशल सिस्टम्स। उसके अंदर कास्ट भी है, उसके अंदर क्लास भी है, उसके अंदर रिच और पुअर है, फ्यूडल सिस्टम है, सारी चीजें आती हैं। तो ये प्रेमचंद को मैं बहुत पसंद करता हूँ, दिल से पसंद करता हूँ। और श्रीलाल शुक्ल का एक नावल है राग दरबारी, बिल्कुल बहुत जबरदस्त नावल है, उसको अभी इंग्लिश में भी मुझे ट्रांसलेट लगता है कि ऑडियंस में अगर किसी ने नहीं पढ़ा नहीं तो तो इसको वो तो पढ़ना जरूर चाहिए। रूरल जो हमारी सोसाइटी के जो पॉलिटिक्स है और जो करप्शंस हैं और जो भी गड़बड़ है उसके अंदर, उसको, और एजुकेशन सिस्टम टाइम था सर कॉलेज में हम राग दरबारी बैठकर ग्रुप में पढ़ा करते थे और ठाके मारा करते थे। तो बहुत जरूरी है और समय थोड़ा सा कम है और कहते हैं कि किसी ने कहा है कि एक अच्छी बातचीत का एक ही पैमाना होता है कि वो पूरी होने के बाद भी अधूरी रह जाए, है ना? और इस आस से कि हम फिर मिलेंगे, हम फिर बतियाएंगे और समय को इसी तरीके से आराम से लेजी होने का मुहैया कराएंगे। इसको खत्म मैं करूंगा। जी जी बिल्कुल। कबीर जी, कबीर साहब क्या कहते हैं, उल्टी बात कह रहा हूँ मैं बिल्कुल, हो जाए कि पोथी पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, जी, पंडित बया न कोई, ढाई आखिर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। लेकिन ढाई आखिर पढ़ने के लिए भी आपको जीवन के अंदर उतरना पड़ेगा, उतरेंगे तभी वो ढाई आखिर पढ़ पाएंगे, उसके लिए फिर लिटरेचर की तरफ आपको जाना। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सतीश आर्य इस खूबसूरत शाम के लिए और सोनू रोंजिया जी और उनकी पूरी टीम। गुड लक फॉर दिस थिएटर फेस्टिवल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आइए और इस थिएटर फेस्टिवल को और ज्यादा हिम्मत दीजिए ताकि डॉक्टर करण पुनिया, सोनू रोंजिया जी, इनके एफर्ट्स और पूरी टीम के एफर्ट से मिलकर जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसको और मजबूती मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।